हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SR बिहार BSc क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी हमारे अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो जैसा कि हम सभी बच्चों को पता है, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस यूनिट 1 की स्टार्ट हो चुकी है और यूनिट 1 में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं पूरा चैप्टर आपको करवाने वाली हूँ। कंप्लीट चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम डिटेल में समझने वाले हैं और हमने लेक्चर अपना स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है। तो हमने क्या किया था, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करी थी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है, आप चैनल को जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर से पहुंचाइए ताकि आप और आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स मिलकर साथ में ये चैप्टर कंप्लीट कर सके और आप साथ में अपने अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस कर सको। और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें क्योंकि आप सभी बच्चों के प्रीशियस कमेंट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होते हैं। जो आप सारे प्यारे बच्चे कमेंट्स करेंगे, उनसे टीचर को, किसी भी टीचर को इतना मोटिवेशन मिलता है कि फिर उतना ही ज्यादा हम आपके लिए और अच्छी चीजें करने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए हम आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं अपना एक लेक्चर जो कंप्लीट कर चुकी हूं, अगर आपने में से किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले बच्चा वो लेक्चर देखिएगा। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे। हमने क्या स्टार्ट किया था मैम? एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने स्टार्ट करवाया था। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली बार हमने कहां पढ़ा था? 11th 12th क्लास में बेटा पहली बार आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहाँ पर हम और भी ज्यादा बड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं, मॉडिफाइड वर्जन पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिक से शुरू करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें बेसिक्स भी कवर करना है, हमें एडवांस्ड टॉपिक्स भी कवर करने हैं, साथ ही साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमें वो भी कवर करने हैं। यानी बेसिक्स, एडवांस्ड, PYQs हम सब कुछ लेकर चलने वाले हैं। कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ मिलने वाला है। बस आपसे मुझे क्या चाहिए? देखिए, हम दोनों के बीच में ना, मेरे बीच में और आपके बीच में, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी सी तालमेल तब बैठेगा जब मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी और जब आप मेरा दिया हुआ काम करके लाएंगे। आपका काम है कि जो भी मैम बोले वो करके लाना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क दिया था 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर और उनके कॉन्फ़िगरेशन आपको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखना था। तो अब पहले तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस किस बच्चे ने मेरा होमवर्क किया, किस किस बच्चे ने नहीं किया। और जिस किसी ने भी किया है बेटा, आप मुझे प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने किया है। आई विल बी रियली हैप्पी कि आप लोगों ने सच में किया है और आप लोगों ने बात सुनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कवर किया था मैम? लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, जिसमें आपने बोला था सेंटर ऑफ द एटम पे क्या होता है मैम? सेंटर ऑफ द एटम पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर मैम बहुत सारे हमारे पास शेल्स होते हैं, है ना जी? यही सारी चीजें तो हमने डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था मैम कि देखिए यहाँ पर हमारे पास में शेल्स होते हैं और ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास में न्यूक्लियस। कौन सा चार्ज कैरी करता है न्यूक्लियस आपका मैम? जो न्यूक्लियस हमारा है ना, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कैरी करता है। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसा होता है मैम? न्यूट्रॉन तो आपका डेफिनेटली न्यूट्रल होगा, यानी कि इसका तो कोई चार्ज है नहीं। चार्ज होगा किसका मैम? चार्ज होगा अपने पास में प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कैसा चार्ज होता है मैम? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी ओवरऑल न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हुआ मैम? ओवरऑल न्यूक्लियस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बाहर क्या रहे हुए मैम? बाहर हमारे पास शेल्स हैं। शेल्स को हिंदी में क्या बोलते थे मैम? कोश बोलते थे। और शेल्स में होगा क्या मैम? शेल्स में ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेंगे। शेल्स में मैम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेंगे। बहुत बढ़िया चीज है, मूव करेंगे। क्या ये सभी ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं? बताओ भाई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था मैम बोहर्स मॉडल। हमने पढ़ा था मैम बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल में हमने बताया, आपने हमें बताया था मैम कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में मैम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, जिसमें से प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है मैम? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे ओवरऑल कौन सा चार्ज हो गया मैम? अगर आप ओवरऑल न्यूक्लियस की बात करोगे तो उस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है जी, गुड, ये पढ़ा था। दूसरा कौन सा पोस्टुलेट था मैम? दूसरा पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। दैट मींस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मूव्स इन द सर्कुलर पाथ्स। किस पाथ्स में मूव करते हैं मैम? जो भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, मैं एक बार लिख देती हूँ, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स
मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। कौन से पाथ में मूव करते हैं मैम? एक सर्कुलर पाथ में ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। थर्ड पॉइंट क्या देखा था मैम? थर्ड पॉइंट हमने नील बोर में ये देखा था, नील बोर के पोस्टुलेट्स में, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर एक ऑर्बिटल में जो है, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन में नहीं घूमता है। बेसिकली उसका जो रिवॉल्यूशन होता है, उसका जो घूमना होता है, वो हर एक ऑर्बिटल में नहीं होता, हर एक शेल में वो नहीं घूमता है, वो कुछ ही शेल्स में घूमता है। और किस शेल में घूमेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे वो मोशन कर रहा है, यहाँ पे वो मोशन नहीं कर रहा है? मैम वो केवल उन्हीं शेल्स में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स nh अपॉन 2 होगा। क्या होगा मैम? आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो केवल उन्हीं शेल्स में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? nh अपॉन 2 तो याद रखिएगा, जो आपके निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, ये हर एक शेल में घूमते नहीं है, हर एक सेल में ये सर्कुलेशन नहीं दिखाते हैं। कहां पे ये घूमते हैं मैम? ये उस सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स nh अपॉन 2 होगा। तो ये सारे किसके पोस्टुलेट्स थे मैम? बोहर्स मॉडल आए थे, और ये सारे के सारे बोहर्स मॉडल ने अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। और बोहर्स मॉडल का पोस्टुलेट काफी ज्यादा माना गया। इनफैक्ट अभी तक इनके सारे पोस्टुलेट्स हम यहाँ पर बहुत ही मॉडिफाइड तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने इतना कुछ बता दिया, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। किस प्रकार की कमी? अब जो जिस प्रकार की कमी रह गई थी, यानी कि देखो, हर कोई सब कुछ तो नहीं बता पाता। नील बोर ने भी सब कुछ बताने की ट्राई किया, उन्होंने भी एटम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को बताने का ट्राई किया, और काफी हद तक अच्छी चीजें भी बताई, काफी हद तक हमें ऐसी चीजें भी बताई जो बहुत ज्यादा यूजफुल थी। लेकिन फिर भी नील बोर के मॉडल में कुछ कुछ लिमिटेशंस रह गई। लिमिटेशन बेटा मतलब होता है कमियां, यानी जो नील बोर ने अपना मॉडल दिया था, जो मैंने आपको कल लिखवाया था, उसमें कुछ कुछ कमियां रह गई। अब मैम क्या कमियां रह गई इनके मॉडल में, कैसी कैसी कमी थी, वो डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बच्चे, लिमिटेशंस ऑफ नील बोर्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। जो हमारा बोहर्स मॉडल था ना, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, यानी कि उसकी कमियां क्या क्या थी? मैम पहले कमी बता दीजिए आप, ठीक है? जब भी अगर आपके ये एग्जाम में आएगा, तो आपको एग्जाम में नील बोर का मॉडल तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, साथ में बेटा उसकी लिमिटेशंस भी एग्जाम में लिख के आना। क्योंकि अक्सर यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और लॉन्ग क्वेश्चन में जितना बेटर लिखोगे आप, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओगे, उतना बेटर होगा। तो देखो, कभी भी अगर आपसे नील बोर के बारे में पूछा जाएगा तो क्या करोगे? कभी भी अगर आपसे नील बोर के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसका लिमिटेशंस भी लिखेंगे, लिमिटेशंस के अलावा आप उसके पोस्टुलेट्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और नील बोर बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैम बताइए, नील बोर की कुछ कमियां थी, क्या थी कमियां? पहली और सबसे बड़ी नील बोर की बेटा कमी ये थी कि ये केवल और केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही वैलिड है। यानी जो नील बोर ने अपना मॉडल दिया ना, वो केवल और केवल उन पे वैलिड है बेटा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, या एक ऐसी स्पीशीज पर ही वैलिड है सिर्फ जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, यानी जिनमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, केवल उन पे ही हमारा जो नील बोर का मॉडल है वो वैलिड है। यानी पहली लिमिटेशन क्या हो गई? जो पहली लिमिटेशन होगी वो होगी एप्लीकेबल ओनली ऑन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एप्लीकेबल only on monoelectronic species। यानी ये केवल और केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब मुझे बता सकता है क्या कोई बच्चा कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? होता क्या है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? व्हाट डू यू मीन बाय द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? बताइएगा। देखो मैं लिखती हूं फिर एक्सप्लेन करूंगी। दिस मॉडल यानी कि बोहर्स मॉडल, दिस मॉडल works only for hydrogen atom, only for hydrogen atom और हाइड्रोजन लाइक एटम। किस किस पे वैलिड है मैम? केवल ये हाइड्रोजन एटम पर और हाइड्रोजन लाइक एटम पर वैलिड है। अब इसका मतलब समझिए, मैंने क्या बोला? मोनो। बेटा मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल डिजिट। हाइड्रोजन की अगर मैं बेटा बात करूं तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है मैम? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम 1। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे? बहुत सीधी सी बात है मैम, यहाँ पर केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यानी ये कैसी स्पीशीज है मैम? ये जो है ना वो हमारी मोनोवैलेंट स्पीशीज है।
कैसी स्पीशीज है मैम? ये हमारी एक मोनोवेलेंट स्पीशीज है। तो मोनोवेलेंट क्या होता है मैम? जिसमें केवल एक हाइड्रोजन होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा ये जो बोहर्स मॉडल है किस पर वैलिड है मैम? ये केवल और केवल हाइड्रोजन एटम या ऐसा कोई एटम जो हाइड्रोजन की तरह होगा। अच्छा, हाइड्रोजन की तरह का मतलब, हाइड्रोजन की तरह होने का मतलब है कि हाइड्रोजन की तरह अगर किसी और एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको हम बेटा बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं उन पे आपकी जो बोहर्स मॉडल होता है वो वैलिड होता है, बाकी किसी पर भी ये वैलिड नहीं होता है। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? मैम, हाइड्रोजन लाइक एटम होने का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ही आए। तो बेटा अगर मैं हीलियम प्लस लिखूंगी तो देखो क्या होगा मैम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लेकिन आपने प्लस लगा रखा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो वो ऑलरेडी डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे मैम? एक इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है मैम? मोनोवेलेंट। तो ये कैसा निकला मैम? ये भी मोनोवेलेंट है। उसके अलावा लिथियम पे बेटा अगर मैं +2 लगा दूं, बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम? 3 होता है। अब इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 में से हमने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे मैम? एक बचा। और एक इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है मैम? एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होती है मोनोवेलेंट, यानी मैम ये भी मोनोवेलेंट है, ये भी। तो बेटा अगर किसी में कोई हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है जैसे कि ये दोनों स्पीशीज, तो केवल और केवल बोहर्स मॉडल इन्हीं पर वैलिड होता है, बाकी किसी पर भी आपका बोहर्स जो मॉडल है बेटा वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज, इट फेल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बेटा मतलब होता है जहां पर हमारे पास दो से ज्यादा, एक दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो सीधी सी बात है मैम, मोनो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा, ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे तो बोहर्स का मॉडल एप्लीकेबल है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? इट फेल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पीशीज। यानी जितनी भी, इस लाइन का क्या मतलब हुआ मैम? जितनी भी हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स होते हैं उन पे ये मॉडल क्या हो जाता है मैम? ये फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? यहां पर रीजन भी लिख लो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगता है और उस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है मैम? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये फेल हो जाता है ना। अच्छा, रिपल्शन का मतलब क्या होता है समझो। जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव सामने रखे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों दूर भागेंगे। दूर भागने के उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा रिपल्शन। यानी अट्रैक्शन का जस्ट रिवर्स जो होता है, अट्रैक्शन का उल्टा, अट्रैक्शन के उल्टे को कहा जाता है रिपल्शन। तो यहां पर क्या होगा मैम? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का रिपल्शन होगा, और दोनों के रिपल्शन की वजह से जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर मैम ये वाला जो हमारा रूल है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी, ये तो पहली कमी हो गई। अब दूसरी कमी पे बात कर ले। दूसरी कमी इनकी थी नो एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। यानी फाइन स्ट्रक्चर कैसा है, क्या बेसिकली इनका स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए कोई भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्होंने कोई भी हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करवाया। यानी क्या लिखोगे? जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी हाइड्रोजन की, बेसिकली वो बोहर्स मॉडल ने क्या किया मैम? उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। लिख लो, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम does not explained by बोहर्स मॉडल। यानी कि बोहर्स मॉडल ने क्या नहीं किया? बोहर्स मॉडल ने जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस थी, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी ये होता क्या है, आगे चैप्टर में हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बहुत ही डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन एटम की जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको कभी भी बोहर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। यानी हम लिखेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम डज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर्स मॉडल। ये बोहर के मॉडल की दूसरी और सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन थी, सॉरी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। क्या? कि मैम जो हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस थी बिल्कुल भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर दी। ठीक है जी। तीसरी लिमिटेशन इसकी होगी वायलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो हमारी अगली लिमिटेशन क्या है? हमारी अगली लिमिटेशन है मैम, अगली लिमिटेशन हमारी है वायलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसमें भी वायलेशंस हुए। अच्छा मैम, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था ये बताइए। बेटा हाइजेनबर्ग ने अपना एक अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, आगे इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, एक बार सुन लो। इन्होंने बताया कि दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें मैं आगे बताऊंगी। उन दोनों चीजों को हम एक साथ सही तरीके से कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर हम एक चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस दूसरी चीज में हमें प्रॉब्लम आएगी, वो दूसरी चीज हमें सही से नहीं पता चल पाएगी, और अगर हमने वो दूसरी चीज सही से पता कर ली तो पहले वाली चीज सही से नहीं पता कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटीज लॉ। हालांकि अभी बहुत डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी, तब मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी वो दो चीजें हैं। लेकिन तब तक अगर किसी बच्चे को पता है कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम मुझे तो पता है पहले से, है ना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है तो अभी हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास ये जिसने दिखाया वायलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया मैम? इन्होंने बताया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो भी होता है ना, ये इस पे वायलेशंस दिखाएंगे, ये इनको एकदम ठीक से नहीं ज्यादा चीजें बताएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बेसिकली ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, है ना। यहां पे लिख दो बोहर्स मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट विद द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटीज प्रिंसिपल। ठीक है जी, क्या करता है ये मैम? ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सॉरी लिमिटेशन, फेल्ड टू एक्सप्लेन ज़ीमान स्प्लिटिंग, फेल्ड टू एक्सप्लेन ज़ीमान स्प्लिटिंग। ज़ीमान स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं या फिर ज़ीमान इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जितने भी बेटा आपके पास ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट्स थे, हमारा जो बोहर्स मॉडल था वो उनको बिल्कुल भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ज़ीमान स्प्लिटिंग आपने जरूर पढ़ रखी होगी, इसके अलावा स्टार्क इनामीन इफेक्ट भी, सॉरी स्टार्क इफेक्ट भी आपने जरूर पढ़ रखा होगा। जो हमारा नील बोर का मॉडल था उसने क्या किया मैम? जो नील बोर का मॉडल था वो इनको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बता पाया। डजंट अकाउंट फॉर दीज ऑब्जर्वेशन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बोहर्स मॉडल डजंट अकाउंट फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस, यानी इन सभी ऑब्जर्वेशन को आपका बोहर्स मॉडल बिल्कुल भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया मैम? ये नील बोर का अगला लिमिटेशन हो गया। उसके बाद एक और लिमिटेशन बनता है मैम, क्या बनता है? जो अगला लिमिटेशन बनता है बेटा वो तो बहुत बड़ा लिमिटेशन था, दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। इन्होंने ऑर्बिटल्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अपने नियम में, इन्होंने बस हमें अपना रूल दे दिया जिसमें हमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं बता दिया, मोमेंटम के बारे में बता दिया। उसके अलावा इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, शेल्स ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना सब शेल्स के बारे में हमें कोई जानकारी दी। तो ये इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि इन्होंने ऑर्बिटल्स के बारे में, जैसे याद करिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल्स के बारे में इन्होंने अपने मॉडल में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये इनका एक और बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है जी, इन्होंने अपनी थ्योरी में, अपने मॉडल में ऑर्बिटल्स के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। तो एक तो हमारे पास हो गई ये वाली स्लाइड, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, और एक हो गई हमारे पास अगली वाली स्लाइड। एक बार जरा पढ़ो इसको, क्या कहा जा रहा है इसमें। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है मैम? पहली लिमिटेशन है एप्लीकेबल ओनली ऑन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैम ये जो बोहर्स मॉडल था वो सबसे पहली चीज तो ये कि सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही वैलिड करता है, जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाएंगे उन पर ये बिल्कुल वैलिड नहीं होता। ये मैम बहुत बड़ी एक लिमिटेशन थी। ठीक है जी, आगे देखिए मैम, आगे हम देखें तो नो एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है ये थ्योरी फाइन स्ट्रक्चर के बारे
बारे में या स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बिल्कुल कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करती। दूसरी हमारे पास है वायलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उससे ये वायलेशन, उसमें ये वायलेशन दिखाती है, यानी उससे ये वायलेट होती है थोड़ा बहुत, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। अगली, मैम इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। जो ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट होते हैं, नील बोर ने अपनी थ्योरी में ज़ीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट इन दोनों के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। दूसरी और आखिरी चीज ये थी कि मैम इन्होंने ऑर्बिटल से रिलेटेड भी कोई भी कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड नहीं करवाया। तो ये सारी की सारी थ्योरी आपकी किस में आती है मैम? लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। अब यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गया है मैम, कौन सा? जो हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था। बोहर्स मॉडल बिल्कुल खत्म हो चुका है आपका। अगर आपके लॉन्ग में आ जाता है तो जो कल मैंने बोहर के पोस्टुलेट्स लिखवाए थे, एटम का जो स्ट्रक्चर बनवाया था, और आज हमने ये जो सारी चीजें करी हैं, इतना करके जाना बेटा, इतना लिख देना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इतना लिखना पड़ेगा उसके लिए, है ना? इतना लिख देना, डायग्राम बना देना एटम का, पक्का से मार्क्स तो अच्छे मिलने वाले। एक बार रीडिंग करो जरा इसकी, क्योंकि अभी से तुम जितना रीडिंग करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्लास का क्लास में याद कर लो बेटा। अगर तुम क्लास की चीजें क्लास में याद कर लोगे ना, घर पे जाके टेंशन ही नहीं है। मेरी क्लास में 1 घंटे बैठे हो ना, बस उस 1 घंटे में सब याद हो जाना चाहिए। सारी जितनी भी मैंने 5 लिमिटेशन लिखवाई है अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लो, ताकि घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपने हमें बोहर्स मॉडल के बारे में तो ये सारी चीजें बता दी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने लास्ट क्लास में और क्या किया था मैम? लास्ट क्लास में आपने ऑफ-बाउस रूल के बारे में, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के बारे में बताया था। यानी सबसे पहले हम कौन से शेल में भरते हैं मैम? उस शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होने वाली होती है। जिसकी एनर्जी मैम सबसे कम होगी, हम पहले अपना इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे, और फिर मैम उससे भी ज्यादा में, फिर उससे ज्यादा में, फिर उससे ज्यादा वाले में। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी, एनर्जी बेसिकली जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये हमारे पास क्या था मैम? ये तो ऑफ-बाउस रूल था। चलो अब ऑफ-बाउस रूल फिनिश हो गया है, अब हम अगले रूल के बारे में बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम बात कर लेते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स जो थे, हुन साहब जो थे, उन्होंने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड, यानी हुन्स ने अपना क्या रूल दिया, थोड़ा सा मैम ये बार बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं, सुनिएगा। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास ये s ऑर्बिटल है ना? हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे भर दिया, हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिर से ऐसे भर दिया। क्या ये सही होगा तरीका? क्या ये सही तरीका है मैम? ये वाला जो तरीका आपने लिखा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सही तरीका फिर क्या होगा मैम? सही तरीका आपका ये होगा ना कि अगर आपके पास s ऑर्बिटल है, अगर मैम आपके पास में s ऑर्बिटल है, तो पहले आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भर रहे होगा, तो जो दूसरा आप इलेक्ट्रॉन भरोगे वो हमेशा याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज भरना है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन बेटा अगर आपका क्लॉकवाइज भरा होगा तो अगला इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज भरा होगा। एक इलेक्ट्रॉन आपका भरा होगा बेटा क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा भरा होगा मैम? दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये हो गया। ये तो s ऑर्बिटल में मैंने बता दिया। अब मान लो हमारे पास ये p ऑर्बिटल है। क्या है मैम? ये p ऑर्बिटल है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ना? तो हमें इसमें मान लो हमें 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 1 2 3 4। ये कैसा तरीका है? क्या ये तरीका सही है? हमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना था और हमने इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। मुझे बताओ क्या ये तरीका बिल्कुल ठीक है मैम? बिल्कुल सही नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत भरे हैं। लेकिन कैसे गलत भरे हैं मैम? 4 इलेक्ट्रॉन आपने बोला था, आपने ये भी बोला था एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, हमने सही तो भरा है। हमने 4 के चारों इलेक्ट्रॉन भरे, एक क्लॉकवाइज भरा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत क्या हुआ मैम इसमें? ये बिल्कुल गलत तरीका है। गलत तरीका क्या है और क्यों गलत तरीका है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अपना ऑर्बिटल बना लेंगे। देखो बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो सबसे पहले तो बेटा आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। नो मैटर आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मतलब अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने, सपोज दैट अगर तुमको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने, तो बेटा एक ऐसे भरोगे एक ऐसे भरोगे। अगर तुमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो एक ऐसे भरोगे। मतलब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बेटा वो ये है कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखो। पहले हर एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरना ही भरना है। यानी पहले एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन,
फिर अगले में एक इलेक्ट्रॉन, फिर उससे अगले में एक इलेक्ट्रॉन। तुम्हें याद रखना है कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तुमको पहले भरना ही भरना है। पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में होना ही होना चाहिए, उससे पहले हम नहीं भर सकते। हमें 4 भरने थे, 3 हमने भर दिया, चौथा अब तुम यहां दोबारा भरो, और अब यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो ये होती है बेटा करेक्ट फिलिंग, और ये बताया था हुंज ने। हुंज ने क्या बताया था मैम? हुंज ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। उसके बाद जब सारे ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाएं, देन उसके बाद आप अगले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ऐसा हुंज ने हमें बताया था। ठीक है, तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जब हर में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा देन उसके बाद हम अगला इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होता है मैम? ये हुंज रूल होता है। हुंज ने हमें यही बताया था। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आप क्लॉकवाइज भर चुके हो तो अगला कैसे भरेंगे मैम? अगला हम भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर एक क्लॉकवाइज भर चुके हैं तो अगला कैसे भरेंगे मैम? अगला हम भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतना समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अब हम इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख लेते हैं। हुंज रूल बताइएगा क्या करना है हुंज रूल में, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी? अभी अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। सुनना, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। देखो मैं लिख के भी बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स इन सच अ वे। देखो क्या लिख रही हूं मैं, हमारी इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है मैम? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल इन सच अ वे कि कैसे मैम? टू गिव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज्यादा हमारी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। इन सच अ वे टू गिव मैक्सिमम नंबर of unpaired electron, maximum number of unpaired electron of parallel spin। ये था तुम्हारा हुंज का रूल। हुंज ने क्या बताया मैम? हुंज ने बताया कि और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सबशेल होते हैं, सबशेल यानी मैम उपकोश, उपकोश यानी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स, इन सारे ऑर्बिटल्स में जो मैम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगी वो इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए मैम? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड आना चाहिए। यानी कि मैम सपोज करिए ये d ऑर्बिटल है ना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। पहले 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो बच्चा तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे कि आपके पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। क्या आए मैम? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। मैंने लिख रखा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हैविंग सेम या पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब क्या होता है सुनिएगा। हमने एक ये इस तरीके की स्पिन दिखाई, इसको क्या बोलते हैं मैम? क्लॉकवाइज। एक इस तरीके की दिखाई, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं बेटा एंटी पैरेलल स्पिन। मतलब एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, ये होता है आपका एंटी पैरेलल, यानी पैरेलल का अपोजिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको बोलेंगे हम पैरेलल स्पिन। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल स्पिन। यानी एक भी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी हमारा क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो कैसी स्पिन वाले आएंगे मैम? ये पैरेलल स्पिन के आएंगे। यानी कि ये जो हमें दिया होगा वो कैसा दिया होगा मैम? जो हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो कैसे भरेंगे मैम? 5 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में भरे होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन आपके पैरेलल स्पिन में भरे होंगे। यही हमें हुंज ने बताया। तो अगर आप आगे 6th इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे मैम? अगर हम 6th भरेंगे तो यहां पर भरेंगे और अब आएंगे एंटी पैरेलल। पहले सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पैरेलल स्पिन वाले जाएंगे, फिर मैम जब दोबारा से भरेंगे तब हमारा एंटी पैरेलल आएगा। फिर हमने दोबारा से भरा, फिर भी एंटी पैरेलल, फिर से भरा, फिर से एंटी पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल और फिर एंटी पैरेलल। इस तरीके से फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना? इस तरीके से आपके पास में फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, यानी ऑर्बिटल इस तरीके से भरे जाते हैं।
तो बस यही ऑर्बिटल्स को भरने का तरीका किसने सिखाया था मैम? यही भरने का तरीका हमें सिखाया था अपने हुंज ने, हुंज साहब ने। तो इसी को हम क्या कहते हैं मैम? इसी को हम कहते हैं हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे को हम हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। मैं लिख देती हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे ही क्या कहते हैं मैम? इसे ही हम हुंज रूल भी कहते हैं। किसका? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका हुंज रूल। अब ऑफ बाउ का रूल मैं कल बता चुकी हूँ, हुंज रूल मैंने आज बता दिया। हुंज रूल के अलावा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कौन सा बनता है मैम? जब हुंज रूल के अलावा हम अगले रूल पे जाएंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल बनता है वो होता है दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या रूल होता है अगला मैम? अगला हमारा जो रूल होगा दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली का नियम। भाई पाउली के नियम ने क्या बोला था बताइए, क्या कोई बच्चा बता सकता है? पाउलीज ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियम में क्या कहा था? तो सुनना ध्यान से। पाउली एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि दो क्वांटम नंबर की वैल्यू, सॉरी, किसी भी दो एटम में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। पाउलीज ने बोला कि किसी भी दो एटम्स में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं मैं इसके जस्ट बाद आपको क्वांटम नंबर्स ही पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना समझो, क्या बोला गया था मैम? हमसे इतना बोला गया था पाउलीज ने कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किसी भी एक एटम के लिए कभी भी सेम नहीं होने वाली। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो एटम है और उनमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सी क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट निकलेगी। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी एटम के लिए सेम नहीं हो सकती। किसने बोला मैम? पाउली ने बोला, है ना जी। किसने बोला मैम? पाउली ने बोला। यानी कि हम क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो टू एटम्स कैन हैव the same numbers of all four quantum numbers. Any one quantum number must be different for that atom, or species. ये क्या हो गया मैम? ये हो गया हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने क्या बताया मैम? पाउलीज ने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया किसी भी दो एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू कभी भी मैम सेम नहीं हो सकते। क्या बताया मैम? चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब मैं आपके लिए लाई हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो उस टॉपिक के क्वेश्चन जो टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन मैं बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से लाई हूँ। तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा। अब हम थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। याद है मैंने आपको क्या बोला था पहले दिन? मैंने आपसे पहले दिन ही बोल दिया था बेटा कि हम यहाँ पर केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगी बेसिक से एडवांस तक, साथ ही साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी लगवाऊंगी। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अब अप्लाई करना है हमें। जितना ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप मास्टर करोगे उस सब्जेक्ट में। और मेरा मोटिवेशन ही यही है कि आपको मास्टरी करवाना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के उन सभी चैप्टर्स में जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हर लेक्चर में हम करेंगे। कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। और एग्जाम से पहले मैं तुमको इतने क्वेश्चन लगवा चुकी होंगी कि मेरे क्वेश्चन से ही डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ अभी से। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी होंगी कि सवाल बनेगा ही यहीं से, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, नोट्स से तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, नोट्स तो एज इट इज मेरे एग्जाम से रिलेटेड ही होने वाले हैं। सब कुछ नोट्स में मिलने वाला है जो भी आपके एग्जाम में आएगा। तो चलो पहले तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस क्या हैं, और खुद से करने की कोशिश करिएगा पहले। हाँ, क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस इज इनकरेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन से सवाल है बेटा, जो कल मैंने पढ़ाया था। Which of the following configuration is incorrect? Make it correct. You need to make it correct. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है।
बताइए, आपके सामने दो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी है, और गलत लिखी हो, जो भी गलत लिखी होगी उसको आपको सही करना है। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो मैम। 2 2 4 6 4 10 6 16 17 18 19 20 और 28। 28 में कौन होता है? 28 में कौन आता है? निकेल आता है ना, यानी 28 किसका होता है मैम? निकेल का होता है। तो ये तो निकेल की लिखी हुई है। दूसरी गिनिए, 2 2 4 6 4 10 6 16 17 18 19 और ये हो गया 24। 24 में कौन आता है मैम? 24 में आता है क्रोमियम। अब बता दो भाई, इनमें से कौन सी गलत लिखी है, कौन सी सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, बताइएगा। उसके अलावा मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दे रही हूं, उसके अलावा मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के बता दे रही हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ड्रॉ ऑर्बिटल फिलिंग डायग्राम, यानी ऑर्बिटल फिल करिएगा। ड्रॉ ऑर्बिटल फिलिंग डायग्राम, कौन सा ऑर्बिटल फिल करना है हमें? पहली बात तो नाइट्रोजन का करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी मेंशन है, दैट इज 7। उसके बाद में ऑक्सीजन का करो, ऑक्सीजन का भी मेंशन है आपको 8। उसके बाद में आपको करना है नियॉन का, नियॉन का एटॉमिक नंबर भी आपको मेंशन है 10। बताइएगा जी कैसे हम इसमें करने वाले हैं बताइए। चलो स्टार्ट करें, करते हैं मैम स्टार्ट, बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है मैम? सबसे पहले हमें तो नाइट्रोजन दे रखा है। नाइट्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है मैम? नाइट्रोजन के लिए ना जेड की वैल्यू दे रखी होती है हमें 7। ठीक है जी। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम एक बार फिल करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p3। कितना कॉन्फ़िगरेशन आया मैम? 7 है ना, 2 2 4 और 3 7, यानी कितना आया मैम कॉन्फ़िगरेशन में? देखिए मैम 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। अब जरा इसका डायग्राम बना दो, डायग्राम बना के देखते हैं कैसे सा बनेगा। मैम ये रहा हमारा 1s ऑर्बिटल, ये रहा मैम हमारा 2s ऑर्बिटल। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैम? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने 2p में क्या किया मैम? 2p में हमने 3 ऑर्बिटल्स की फिलिंग करवा दी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे होगा। मैम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा होगा, तो दूसरा मैम एंटी क्लॉकवाइज भरा होगा। तो ये देखो हमने बना दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज। मैम 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो दोनों को हमने ऐसे बना दिया। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे, तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा मैम? हुंड्स के अकॉर्डिंग पहले सारे सब में एक एक भर दो, ताकि मैक्सिमम अनपेयर्ड रहना चाहिए। तो हमने इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक भर दिया। कैसे है ये मैम? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। और यहां पर देखिए मैम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिला है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा ना मैम, उतना ज्यादा बेटर हमारे लिए होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्बिटल फिलिंग डायग्राम हो गया नाइट्रोजन का। चलिए नाइट्रोजन के बाद अब हमें किसका करना है? अब हमें करना है मैम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 1s2 2s2 2p4। क्या ये सही है? 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए। अब हम इसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। देखो ऑर्बिटल मैम पहले तो 1s ड्रॉ कर दीजिए, 2s ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद मैम 2p में 3 ऑर्बिटल आते हैं, तीनों को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। अब मैम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को भर दिया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है मैम, दोनों को भर दिया। फिर मैम 2p जो है वहां पर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कितने मैम? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स 1 2 3। मैम पहले तो हम सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो पहले हमने सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब चौथा भी भरना है, तो चौथा कहाँ आएगा मैम? चौथा वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मैम हमारे पास? ये हमारे पास चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो दिस इज योर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंस। ठीक है जी। अब तीसरा किसका दिया हुआ है? नियॉन का दिया हुआ है। तीसरा हमें दिया हुआ है बेटा नियॉन का। नियॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? देखो जी नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो लिखवाओ, 1s2 2s2 मैम 4 तो ये हो गए। फिर बता दो कितने बचे मैम? ऑब्वियसली 6 बचे। तो कितने हुए? 2 और 2 4, 4 और 6 10, यानी कि ये हमारे पास करेक्ट फिलिंग होनी चाहिए। अब ऑर्बिटल बना दो, ऑर्बिटल बना दो और फिलिंग कर दो। मैम ये हो गया 1s,
ये हो गया 2s, हमें अब 2p बनाना है तो ये हो गया हमारे पास 2p। चलो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है मैम? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को बेटा यहाँ रख दिया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, दोनों को दूसरे से फिलिंग दिखाती हूँ। 2p में कितने हैं मैम? 2p में 6 है, लेकिन पहले तो हम सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, उसके बाद मैम फिर हम रखना शुरू करेंगे। तो 3 4 5 6। और बेटा जब भी कोई ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ होता है, यहाँ सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली भरे हुए हैं, तो इनको बेटा बोलते हैं हम लोग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इनको बोलते हैं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे मैम? दीज आर कॉल्ड एज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी पूर्ण भरे हुए कोश। पूर्ण भरे हुए कोश जिसमें पूरा भर दिया गया है। देखो जिसमें ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, इसको फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक और बार मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास p ऑर्बिटल है ना। अब मान लो यही p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में मैं अगर 3 इलेक्ट्रॉनों को भरती हूँ, यहाँ हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैम? हाईएस्ट 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, लेकिन हमने कितने भरे? हमने उसके आधे, यानी केवल 3 इलेक्ट्रॉन को भरा। इसको बेटा बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो अगर अब हमने देख लिया कि यही सेम p ऑर्बिटल है हमारे पास, लेकिन इस बार हमने 3 की जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखो इस बार हमने 3 की जगह पे क्या किया मैम? 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसको क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। या तो कंप्लीटली फिल्ड बोल दो, या तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बोल दो। तो बेटा अगर आधा भरा होगा तो ये हाफ फिल्ड होगा, अगर पूरा भरा होगा तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। और जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड होते हैं बेटा, याद रखना ये स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके स्टेबल होते हैं, राइट। जो हाफ फिल्ड होते हैं और जो फुल्ली फिल्ड होते हैं ये स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। चलिए तो ये तो हमारे पास p ऑर्बिटल के लिए आ गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल तुमको d के लिए भी दे देती हूँ। दूसरा एग्जांपल बेटा मैं d के लिए भी दे देती हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन भरना होता है ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं। हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए। अब बेटा अगर हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैम? मैक्सिमम यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपने 10 के जस्ट आधे भरे, यानी हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? हमने मैम 5 इलेक्ट्रॉन भरे। तो 5 इलेक्ट्रॉन के भरते ही सही ये क्या हो गया मैम? इसको बोला जाएगा हाफ फिल्ड। क्या हो जाएगा ये? दिस इज हाफ फिल्ड, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर दूं, अब मैंने यहाँ पर बेटा 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसको क्या बोला जाएगा मैम? ये आपका हो जाएगा फुल्ली फिल्ड। या तो फुल्ली फिल्ड बोल दो, या तो कंप्लीटली फिल्ड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। और बेटा जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होते हैं वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है, फुल्ली फिल्ड भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन होंगे मैम? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो नियॉन में कैसा है मैम? नियॉन में ये ना फुल्ली फिल्ड है। और देखो इधर 2p4 फुल्ली फिल्ड नहीं है, इसको हम बोलेंगे पार्शियली फिल्ड। तो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? 2p4 या 2p6? मैम यहां ना 2p6 इज मोर स्टेबल। 2p6 इज मोर स्टेबल देन 2p4। क्यों? वाई मैम? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा मैम? जो 2p6 वाला है, यानी कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो 2p4 वाले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैम सीधी सी बात है, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं मैम? यहाँ पर हमारा फुल्ली फिल्ड की कैटेगरी में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मैम? जिसकी वजह से ये बहुत सीधी सी बात है कि और भी ज्यादा स्टेबल होने वाला है। डन? क्या इतनी चीजें क्लियर है? बताओ। आई होप यहाँ तक की चीजें आप सारे बच्चों को बहुत इजीली क्लियर हो गई होंगी। अब अगर बेटा यहाँ तक की चीजें क्लियर है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, दैट इज क्वांटम नंबर्स। और बेटा क्वांटम नंबर्स से हर साल सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं, ऐसा समझ लो। ऐसा कोई साल नहीं जाता जहां क्वांटम नंबर से सवाल ना आए। क्वांटम नंबर से सवाल आपका हर साल देखने को मिलता है। अच्छा क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? पहले तो मुझे आप लोगों से जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटम नंबर्स? आप लोग मुझे बताइए क्वांटम नंबर्स होते क्या है, क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, और क्वांटम नंबर से हम जानते क्या है, किस चीज के लिए हम इनका यूज करते हैं। पहले तो मुझे आप यहाँ पर ये बताओ, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। तो सुनिएगा मैम,
क्वांटम नंबर्स मैम बेसिकली इस प्रकार के नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। Quantum numbers are the numbers which gives us the complete information of any electron. यानी उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, वो कौन से शेल में है, वो कौन से सब शेल में है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पिन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैम सारी चीजें हमें बताता है। कौन बताते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, वन बाय वन सभी को देखना है हमें। तो सुनो, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लिख के समझेंगे। What are quantum numbers? Quantum number are the numbers which explain all the properties of the electron, which explain all the properties या all the information of any electron. For example या such as या for example ही लिखते हैं। For example आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस जगह पर है, किस शेल में है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं for example शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या होने वाली है, स्पिन ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा पोजीशन की बात कर ली, स्पिन की हमने बात कर ली, ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसे होने वाला है। ओरिएंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन कैन बी easily explained, can be easily explained by the help of quantum numbers, by the help of मैम by the help of quantum numbers। एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा मैं आपको, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। मैम क्वांटम नंबर्स एक प्रकार के नंबर्स होते हैं, हम यहाँ पर 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स पढ़ने वाले हैं। और क्वांटम नंबर्स मैम ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी हमें दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, आपका क्लॉकवाइज है या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि उसकी हर एक जानकारी हमें कौन प्रोवाइड करवा देते हैं, मैम क्वांटम नंबर्स। इसीलिए बेटा क्वांटम नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स के हेल्प से ही हम सारे के सारी जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो कितने टाइप के होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि क्वांटम नंबर्स जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। हमारे पास कितने प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं मैम, हमारे पास ना 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, बारी आई यहाँ पे कि मैम आपने बता तो दिया कि 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं, तो सुनिएगा। जो पहला होता है बच्चा दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो पहला होता है ना बेटा दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से, ठीक है जी। उसके बाद मैम दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l के थ्रू, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा होता है मैम, अगला होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट क्या होगा मैम, लास्ट हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होगा मैम, अगला हमारे पास होने वाला है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा ये क्या है मैम, ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं। एक बार जल्दी से इनको रीड आउट करो और रीड आउट करके मुझे बताइए आप कितने कितने प्रकार के हमारे पास क्वांटम नंबर्स हमें मिले हैं। देखिए मैम हमारे पास क्या मिला है हमें, मैम हमारे पास ना 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स मिले हैं। क्या क्या मैम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद मैम उसके बाद हमें मिला है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैम हम लोग स्मॉल l से करते हैं। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करा जाता है। और फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। किससे करते हैं मैम, स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये थे क्वांटम नंबर्स। अब जितने भी मैंने आपको क्वांटम नंबर्स बेटा लिखवाए हैं इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन कल के क्लास में। तो चलिए आज के क्लास में बेटा हमने जो जो भी करा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज के क्लास की स्टार्टिंग हमने कैसे की थी, क्या क्या हमने आज के क्लास में कवर किया है, पूरी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको रिकैप दिया था कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है चीजें। उसके बाद में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस में क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और बोहर्स की जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़ी थी उसका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। बस पूरे स्लाइड में मैंने बोहर का रिवीजन बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और बेटा बोहर्स
मॉडल आपसे बहुत बार पूछा गया है, लॉन्ग बेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोबारा पूछा जा सकता है। उसके बाद में बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या थी, कहां कहां बोहर्स में कमी रह गई, क्या क्या मॉडल बेसिकली बोहर्स मॉडल नहीं बता पाया, कमियां हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। जितनी भी बोहर्स की कमी थी वो सारी की सारी हमने यहाँ डिस्कस करी। जैसे कि मैम, जैसे कि एप्लीकेबल ओनली ऑन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी जो बोहर्स मॉडल था ना मैम, वो केवल और केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे वैलिड था। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक से ज्यादा, उन पे ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। क्यों वैलिड नहीं था? क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ रहे थे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये बिल्कुल भी वहां पे वैलिड नहीं हो पाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। मैम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, उनकी लाइंस के बारे में कोई भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करवाया, कोई भी बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करवाया। फिर मैम फिर वायलेशन आया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था बोहर्स मॉडल में, वहां पे वायलेशन आया। हमारी काफी सारी चीजें बोहर्स मॉडल की और उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी थी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी लिमिटेशन बन गई। उसके बाद मैम फेल्ड टू एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। जो बेटा बोहर्स मॉडल था, इट वाज कंप्लीटली फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, इन्होंने ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। जो बोहर्स मॉडल थे, यानी बोहर्स जो थे, उन्होंने अपने मॉडल में किसी भी बात लाइन में, किसी भी पोस्टुलेट में ऑर्बिटल के बारे में कोई बात नहीं करी। तो ये क्या थे मैम? दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स मॉडल, कि भाई जो बोहर का मॉडल था उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो अपने एग्जाम में बेटा बोहर के पोस्टुलेट्स भी लिख के आना, डायग्राम भी बना के आना, और ये लिमिटेशंस भी सारी लिख के आना। देखना बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ये बोहर्स खत्म हो गया। उसके बाद में अफबाउ हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हमने बाकी के रूल्स डिस्कस किए, जैसे कि हुंड्स रूल। हुंड्स के अकॉर्डिंग क्या था मैम? हुंड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैंने आपको बताया फिलिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल दे दिए जाएंगे, हम फिलिंग कैसे करेंगे पहले तो मैंने ये सिखाया। उसके बाद में हुंड ने जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई। क्या स्टेटमेंट थी मैम? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल इन सच अ वे टू गिव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इसको क्या बोलते हैं मैम? ये हुंड्स रूल था हमारे पास। डन। हुंड्स रूल को ही हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाता है। इसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा। पाउली ने क्या बताया मैम? पाउली ने बताया कि इन्हीं दो एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की संख्या या चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। कौन कौन सी चार क्वांटम नंबर मैम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर की संख्याएं बेटा कभी भी सेम नहीं हो सकती किसी भी एटम के लिए, है ना। किसका रूल था? ये पाउली का रूल था। कैसे नहीं हो सकती? मैं आपको प्रूफ भी दूंगी। अगले क्लास में मैं आऊंगी और आपको प्रूफ दूंगी कि भाई कैसे चारों क्वांटम नंबर की संख्याएं किसी भी ग्रुप के लिए सेम नहीं हो सकती। मैं प्रूफ लेकर आऊंगी, ठीक है जी। उसके बाद में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, जहां पर हमें अपना ऑर्बिटल फिलिंग डायग्राम बनाना था। किसके लिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन के लिए। तो हुंड्स के अकॉर्डिंग हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, पहले नाइट्रोजन के लिए, देन ऑक्सीजन के लिए और फिर नियॉन के लिए। एंड देन मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का। जो बेटा हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड रहते हैं वहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे मैम? इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही होगी। फिर मैम हमने क्वांटम नंबर्स का आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हमें। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं मैम? क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि वो कहाँ है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन सी ओरिएंटेशन में है, कौन सी स्पिन है उसकी, सब कुछ बता देते हैं। कौन बताता है मैम? ये चार क्वांटम नंबर। कौन सी चार? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये रहे वो चार क्वांटम नंबर्स। अब अगली क्लास में बेटा हम इन चारों क्वांटम नंबर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करती हूँ आज हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे के सारे आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और जो क्वेश्चन बेटा करवाए हैं कर लेना, घर पे जाके एक हल्का सा रिवीजन 10 मिनट का जरूर ले लेना। अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग किस किस को आप सजेस्ट कर चुके हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ में क्लास ले रहे हैं या नहीं।
स्टे ट्यून्ड विद SR बिहार BSc क्लासेस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।